नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चाणक्य परी यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपीएसआई के महत्वपूर्ण 25 प्रश्न जो हमारे एमपी जीके से संबंधित होंगे। तो आप हमारे वीडियो चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हम जो भी अगला वीडियो डालें सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए हम हमारी ज़्यादा देर ना करते हैं, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत भवन इमारत में कितने वर्ग हैं? ऑप्शन हमारे पास ए है 8 है, ऑप्शन 2 है 7, ऑप्शन 3 6, ऑप्शन 4 5, यानी 5। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा उसमें? भारत भवन इमारत में कितने वर्ग है? चलिए दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। भारत भवन इमारत में हमारे पास 6 वर्ग है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र, यानी कि अपना एमपी जो है उसको कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो आप सभी को पता ही है, ये सरल आंसर है। हमारे एमपी मध्य प्रदेश का जो कृषि जलवायु क्षेत्र है उसको 11 क्षेत्रों में बांटा गया है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुष्पा भार्गव जिनका आप जानते हैं, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, एक प्रख्यात थे। क्या थे वो? वैज्ञानिक थे, गायक थे, पत्रकार थे या अभिनेता थे? चलिए इसका क्वेश्चन आंसर होगा, वो पुष्पा भार्गव जो है वो वैज्ञानिक थी। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, शेरशाह के पिता हसन खान, यानी जो शेरशाह था उसके पिता हसन खान कहाँ की जागीरदार थे, यानी खालिस्तान के जागीरदार थे। मतलब कौन सी जगह थी जहाँ के वो जागीरदार थे? तो शेरशाह है, शेरशाह उसके पिता हसन खान जो है उसका कहाँ के जागीरदार थे? तो इसका आंसर हो जाएगा अपना सासाराम। जो शेरशाह के पिता थे वो सासाराम के जागीरदार थे, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि हमारा 5वां क्वेश्चन है, शाहिद खान अब्बासी ये कहाँ के प्रधानमंत्री थे? लीबिया के, सीरिया के, पाकिस्तान के, सऊदी अरब के? तो दोस्तों इसका ऑप्शन आंसर क्या होगा? आपको सबको पता ही है कि अभी थोड़े दिन पहले, थोड़े दिन क्या मतलब 2018 की बात है, पाकिस्तान में नवाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर थे, नवाज शरीफ थे, आप सब जानते ही हैं। वो उनका पनामा पेपर लीक में उनका नाम आ गया था, तो इस कारण उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। और उसके बाद उन्हीं की पार्टी के जो मेंबर थे कौन थे? शाहिद खान, उनको वो शायद नवाज शरीफ के रिश्तेदार भी थे, तो उन्हीं को वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बना दिया था। तो क्या उनके प्राइम मिनिस्टर थे? शाहिद खान अब्बासी, वो हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हल्द्वानी और बंजर नदियाँ किसके मध्य से बहती है? यानी कि जो हमारी हल्द्वानी और बंजर नदी है वो किसके मध्य से बहती है? यानी हमारे पास चार ऑप्शन है, चारों हमारे नेशनल पार्क हैं। इनमें से कौन से नेशनल पार्क से बीच के हो गए हल्द्वानी और बंजर नदियाँ बहती है? पन्ना टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व या कान्हा टाइगर रिजर्व? चलिए इसका आंसर क्या होगा हमारा? आप सभी पता ही है, कान्हा टाइगर रिजर्व। इसके मध्य से होकर ही हल्द्वानी और बंजर नदियाँ बहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माधव राष्ट्रीय उद्यान में सामान्य रूप से देखे जाने वाला मांसाहारी कौन सा है? तो आप सभी को पता ही है कि इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा तेंदुआ, यानी कि जो तेंदुआ है वो माधव राष्ट्रीय उद्यान में सामान्य रूप से देखा जाने वाला मांसाहारी है, क्योंकि माधव राष्ट्रीय उद्यान में तेंदुआ सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उसके साथ ही कान्हा टाइगर रिजर्व में भी है, लेकिन इस माधव राष्ट्रीय उद्यान में मांसाहारी तेंदुआ ही है, क्योंकि शेर बाघ भेड़िया वहाँ पर नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टी.आर. झेलियाँ कहाँ के मुख्यमंत्री थे? आप सभी को, हाँ दोस्तों, अपने एमपीएसआई ये एग्जाम में ध्यान रख लेना कि हर बार एग्जाम एक सीएम, पीएम, राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट से जरूर पूछा जाता है। एमपीएसआई नहीं, एमपी की कोई सी भी एग्जाम हो, चाहे वो एमपीपीएससी से लेकर एमपीपी की वो ग्रुप 4 तक की हो, हर बार एक सीएम, पीएम या राष्ट्रपति या राज्यपाल के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो टी.आर. झेलियांग कहाँ के मुख्यमंत्री थे? तो आप सभी को बताना है इसका आंसर। तो टी.आर. झेलियांग जो है वो नागालैंड के मुख्यमंत्री थे। और उसके बाद में अब वहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो वहाँ के शायद वर्तमान मुख्यमंत्री नेफ्यू है, उनका नाम अटपटा है, मुझे याद नहीं है, लेकिन नेफ्यू नाम है उनका। और वो बीजेपी के साथ गठबंधन से सरकार बनाई है उन्होंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, किस वर्ष में जॉन मार्शल ने पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की, जो बाद में सांची में वर्तमान स्थल संग्रहालय में परिवर्तित हो गया था?
यानी कि वर्ष के बारे में पूछा हुआ है जब जॉन मार्शल थे उन्होंने पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की थी, और जो अभी सांची में वर्तमान स्तर संग्रहालय है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर अपना हो जाएगा 1919, यानी कि जब जलियांवाला बाग भी 1919 में हुआ था, और उस व्यक्ति जो जॉन मार्शल थे उन्होंने पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पीर बुधान मेला है, पूरी डिटेल नहीं लिख पाया मैं, लेकिन पीर बुधान जो है एक मेला है। क्या है? पीर बुधान मेला। उसके कौन से महीने में आयोजन किया जाता है? अपने से उन्होंने महीना पूछा है, सितंबर अक्टूबर में, जुलाई अगस्त में, अगस्त सितंबर में, या अक्टूबर नवंबर में। तो इसका आंसर होगा अगस्त सितंबर में। जो पीर बुधान का जो मेला है वो अगस्त सितंबर में आयोजित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? आप सभी को पता है कि पुराने समय में नालंदा विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी बहुत फेमस था। जैसे ये अभी दूसरे विदेशों में जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, वो जिस तरह से फेमस है विदेश में, उसी तरह हमारे यहाँ पहले भारत में फेमस थी नालंदा विश्वविद्यालय। आज हमारे भारत के बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन उस वक्त बाहर के बच्चे भारत पढ़ने आते थे और नालंदा विश्वविद्यालय में। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर आप सभी को बताना है। तो आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 12। 1906 कोलकाता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे जब भारतीय लोगों के लक्ष्य के रूप में स्वराज को अपनाया गया? यानी कि पहली बार जब स्वराज कब अपनाया गया था? उस वक्त 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कोलकाता में, उस वर्ष अपनाया गया था। तो उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नेहरू जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रास बिहारी बोस, बिपिन चंद्र पाल। तो इस बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? दादा भाई नेहरू जी। जो 1906 का कोलकाता अधिवेशन कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो दादा भाई नेहरू जी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित संगीत वाद्य यंत्रों में से कौन सा अब्दुल लतीफ खान से संबंधित है? दोस्तों आपको वहाँ इसके साथ में बता दूं कि ये जो संगीत है इसमें एमपी की जितनी भी एग्जाम होती है इसमें इनका महत्वपूर्ण रोल है। एक संगीत हो गया, नृत्य हो गए, ये लोक नृत्य हो गया, लोक गायन हो गया, ये हर क्षेत्र को आपको याद रखना, और कौन से खिलाड़ी हो गए किस खेल से, ये सारी जानकारी जो विविध में आती है ये होती है। तो जो वाद्य यंत्र है लतीफ खान से कौन सा संबंधित है? तो सितार है, सारंगी, तबला या वीणा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? सारंगी। जो अब्दुल लतीफ खान है उनसे सारंगी, क्योंकि वो सारंगी बजाते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस आईआईटी के साथ मध्य प्रदेश ने खुशी अनुक्रम विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? यानी कि आप सभी को इसका पता ही होगा, करंट अफेयर का क्वेश्चन है और हमारे एमपीएससी में पहले आया हुआ है। तो जो मध्य प्रदेश है इसने, आपको पता है अभी भी हमारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, इससे पहले कमलनाथ थे और इससे पहले भी शिवराज सिंह मुख्यमंत्री थे। तब उन्होंने एक आईआईटी के साथ मध्य प्रदेश खुशी अनुक्रम विकसित किया। तो वो कौन सी आईआईटी? आईआईटी कानपुर थी, आईआईटी रुड़की, आईआईटी इंदौर या आईआईटी खड़गपुर? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आईआईटी खड़गपुर। जो मध्य प्रदेश सरकार ने खुशी अनुक्रम का जो समझौता किया है वो आईआईटी खड़गपुर के साथ किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा 15वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक मध्य प्रदेश के लोक गायन का एक प्रतिस्पर्धात्मक स्वरूप है? सांजा, कलगीतुरा, गरबा या निर्गुणी? यानी कि एक इन चारों में से एक वो है उसमें प्रतिस्पर्धा होती है। यानी कि आप अभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एक मिनट सॉरी, जैसे कि आप अभी एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप वहाँ पर क्या है कि प्रतिस्पर्धा है, तो क्या बोलते हैं उसको? प्रतियोगी परीक्षा ही बोलते हैं इनको। तो उसमें भी एक प्रतियोगिता होती है लोक गायन में। प्रतिस्पर्धा मतलब एक दूसरे से लोग उसमें जीतने के लिए प्रयास करते हैं। तो कौन सी लोक गायन है? वो कलगीतुरा। यानी कि जो कलगीतुरा है वो जो मध्य प्रदेश का प्रतिस्पर्धात्मक लोक गायन, बाकी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन क्रमांक 16 है हमारा निम्नलिखित नदियों में से क्षिप्रा नदी किस नदी से मिलती है? यानी कि आपको ये बताना है कि जो क्षिप्रा, यहाँ सहायक नदी नहीं पूछा, क्षिप्रा नदी पूछा, ये किस में जाके मिलती है? हमारे पास ऑप्शन है चंबल, बेतवा, केन, नर्मदा। तो आप दोनों इसका आंसर बताइए। इस तो आप सभी को पता ही है कि जो क्षिप्रा है वो चंबल की सहायक नदी है। इसका आंसर हो जाएगा ए। दोस्तों मैं आपसे डिस्टर्ब करूँगा बीच में, लेकिन बताना चाहूँगा कि जो नदियाँ हैं इनके क्वेश्चन भी हमारे एमपी जीके में बहुत पूछे जाते हैं, एमपी की कौन सी भी एग्जाम हो। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए एमपी जीके के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न करवाएंगे, ताकि कौन सी भी एग्जाम हो, चाहे वो एमपीपीएससी हो, एमपीएसआई हो, या एमपी कांस्टेबल की हो, या ग्रुप 4, ग्रुप 3, 2, 1 कौन सी भी हो, आपको
हर एग्ज़ाम में एमपी जीके और बिल्कुल हमारे फुल में से फुल नंबर आएंगे जितना, यानी अधिकतर 25 नंबर का अपना एमपी जीके पूछा जाता है, उसमें हमें 25 में से 25 आएंगे। डिफाइन नहीं है लेकिन हमने एवरेज निकाला है, हर एग्जाम में 25 में से। एमपीपीएससी की बात नहीं कर रहा क्योंकि उसमें तो पेपर ही पूरा एमपी जीके का भी होता है। पहला पेपर जीके का होता है, दूसरा जी जनरल एबिलिटी का होता है, तो उसमें पूरा ही बाकी इन एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ मैं, एसआई होगी, कांस्टेबल होगी, इनकी। तो हम हमारे चैनल को नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, हम आपकी तैयारी बिल्कुल सही राह में ले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित में से किसका पुराना नाम ईसागढ़ था। यानी कि ये जो जिले दिए गए हैं धार, खंडवा, विदिशा, गुना, इनमें से एक कौन सा जिला है जिसका पुराना नाम ईसागढ़ था। तो जो इन जिलों में से जो गुना जिला है इसका पुराना नाम ईसागढ़ था। आपको पता ही है गुना जिला जो ग्वालियर रियासत का हिस्सा है, तो इसका पुराना नाम ईसागढ़ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ब्रिटिश भारत की मालवा एजेंसी का मध्य भारत में कब विलय हुआ था। यानी कि आपको पता ही है कि जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तब अपने पास मालवा पूरे भारत में विलय चल रहा था। तब 2 डोमिनियन बनी थी, एक बना था पाकिस्तान और दूसरा बना था अपना भारत। तो उस वक्त विलयीकरण चल रहा था क्योंकि राज्य बनाने थे, तो उस वक्त 3 स्टेट में राज्य बनाए गए थे। तो अपने जो मालवा एजेंसी थी, मालवा की जो एजेंसी थी यहाँ पर भी छावनी थी, नीमच छावनी थी उसकी। तो उसका विलय मध्य भारत में कब हुआ, क्योंकि 3 स्टेट थे उस वक्त हमारे, एक मालवा था, एक विंध्य था, 4 थे सॉरी, मालवा था, एक रीवा था, एक विंध्य था, और एक और कौन सा था, बुंदेलखंड था शायद। तो मालवा एजेंसी का मध्य भारत में कब विलय हुआ था, तो ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, जब देश 1947 में आज़ाद हुआ तो 1947 होगा ऑफकोर्स, तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा 1947। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 32वीं बाओसी कहाँ स्थित है। जो 32वीं बाओसी है वो कहाँ स्थित है, मांडू में, शिवपुरी में, चंदेरी में, रीवा में। जो 32वीं बाओसी है ये चंदेरी में स्थित है। आप सबको पता ही है चंदेरी में एक और क्या फेमस है, वहाँ की साड़ियाँ, चंदेरी की साड़ियाँ बहुत फेमस। क्वेश्चन याद रखिए। क्वेश्चन है इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 है दिनार है, बीर है, क्रोना है, रुपया है। तो आप सभी को बताना है कि इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है। तो भारत की भी मुद्रा रुपया है, लेकिन भारत की मुद्रा में रुपया ऐसे लिखा जाता है, और ऐसे नहीं लिखा है, उसका मुद्रा का साइन भारत का ऐसा है, एक मिनट, ये नीचे ऐसा ऐसा साइन है भारत की मुद्रा का, रुपया रुपया ये रुपया है। तो ये जो इंडोनेशिया की मुद्रा जो है रुपया है। इंडोनेशिया के साथ ही भारत के साथ ही कई देश भी है जिनकी रुपया मुद्रा है, जैसे कि बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, ये इंडोनेशिया हो ही गए हैं। और साथ ही एक ट्रिक है इसकी, मैं आपको बता देता हूँ मुद्रा की, जो किस किस की मुद्रा रुपया है। तो इसकी पिन है सिम पिन, ये इसकी ट्रिक है, इसके बारे में कभी डिटेल में चर्चा करेंगे, अभी हम ज़्यादा देर नहीं करते हैं, क्लास पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी की औसत ऊंचाई क्या है। यानी मध्य प्रदेश जो नर्मदा घाटी है उसकी औसत ऊंचाई पूछी है। MSL से 300 मीटर ऊपर, MSL से 200 मीटर ऊपर, MSL से 100 मीटर ऊपर, MSL 400 मीटर, यानी कि समुद्र तल की बात कर रहा है। 300 मीटर ऊपर है, 200 मीटर है, 100 मीटर है, 400 मीटर है। तो हमारी जो नर्मदा नदी है उसकी समुद्र से ऊंचाई 300 मीटर ऊपर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है लेबनान की राजधानी क्या है। मस्कट, बेरूत, त्रिपोली, तेहरान। तो लेबनान की राजधानी जो है वो बेरूत है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है मध्य प्रदेश में किस प्रकार की लकड़ी का उत्पादन किया जाता है जिसकी बनावट, रंग और धान्य गुणों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश की एक लकड़ी है जो दुनिया भर में प्रसिद्ध है, और उसका उत्पादन सिर्फ मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। शायद भारत की 70 से 80% लगभग मध्य प्रदेश में ही उत्पादन होता है उसका। तो हमको उसके बारे में बताना है। तो चलिए कौन सा आंसर हुआ, महोगनी है, हॉली, अबूनस या सागौन। तो आप सभी को बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 है मध्य प्रदेश में किस प्रकार की लकड़ी का उत्पादन किया जाता है। तो जो सागौन है वो मध्य प्रदेश में फेमस है, मध्य प्रदेश दुनिया भर में फेमस है, ये सिर्फ मध्य प्रदेश में पाई जाती है, साथ ही दूसरे राज्यों में पाई जाती है, कम मिलती है, मध्य प्रदेश में इसका अनुपात ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 24वां है होलीकर शासक यशोधर्मा किस शताब्दी से संबंधित। यानी कि अपने MP में एक शासक भी हुए हैं होलीकर, जब
एमपी के टुकड़ों में था, वर्तमान मध्य प्रदेश नहीं था। उस वक्त की बात किया जा रहा है, 7वीं शताब्दी, 6ठी शताब्दी, 5वीं शताब्दी या 4थी शताब्दी। 7वीं शताब्दी, 6ठी शताब्दी, 5वीं शताब्दी या 4थी शताब्दी। जो ओलिकर शासक यशोधर्मा जो है वो अपने किस शताब्दी से संबंधित है, तो वो अपने 6ठी शताब्दी से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? ताप्ती पर, कोसी, कृष्णा या गोदावरी। जो नागार्जुन सागर परियोजना है वो ताप्ती नदी पे बनाई है या कावेरी पे, नहीं कोसी सॉरी, या कृष्णा पे या गोदावरी पे। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा, यानी कृष्णा नदी पर। जो नागार्जुन सागर परियोजना है वो कृष्णा नदी पर है। तो दोस्तों ये थी आज हमारी क्लास, और आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। और हम आप सभी से हमारा वादा है कि आपका एमपी की कौन सी भी एग्ज़ाम हो उसमें एमपी जीके का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे, पूरे में से आउट ऑफ फुल में से फुल नंबर आपको दिलाया जाएगा। तो साथ ही हमारे दोस्तों निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल बने रहिए। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।